Hello dear students, this is Archit sir, NEET Biology faculty at Amritsar Impulse Education, and today we are going to discuss about the transport about this within the cell membrane, across the cell membrane. और जैसा कि हमने प्रीवियस इससे पहले वाले लेक्चर्स में जब हम एक वीडियो हमने बनाया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के रिलेटेड ओके और वो आपने देखा होगा, वो हमने क्लास में भी हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इसको। और आज उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यूजुअली द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। सो इसको ज़्यादा ध्यान से सुने और इसको अच्छे से आप समझने की कोशिश करेंगे ये चैप्टर को, ये टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं फिर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ओके, इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, और ये उस सेल को प्रोटेक्ट भी करता है, बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है सेल को। इसको एक शेप प्रोवाइड करता है, फॉर्म और इंडिविजुअलिटी डेवलप करता है सेल में। और इसके अलावा चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करने में भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, जो चीज़ें कुछ चीज़ें सेल के अंदर आती है, कुछ चीज़ें सेल के बाहर जाती है, कुछ चीज़ें सेल के अंदर ही रहती है। और ये जो ट्रांसपोर्ट का सिलसिला चलता रहता है सेल के अक्रॉस, सेल के अंदर या सेल के बाहर, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, आपको यहाँ पे समझने की एक बात बहुत ज़रूरी है कि एक सेल जो होती है, ठीक है, ये एक इसका जो आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। दिस सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज ए selective transport barrier, selective transport barrier, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट बैरियर। एक सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट बैरियर की इसका मतलब क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन ये चीज़ इंश्योर करता है कि एसेंशियल सब्सटेंसेस सेल के अंदर जाने चाहिए, ओके, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सेल से बाहर जाने चाहिए थ्रू दिस मेम्ब्रेन, ओके। और जो बाकी सब्सटेंसेस हैं, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, उनको सेल के अंदर ही रखना है, ये मेक श्योर होना चाहिए। तो सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी बाउंड्री है जो जिसका सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, पूरे सेल के अक्रॉस क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट को चेक करता है, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस को चेक करता है, कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर लेना है और कौन सा सब्सटेंस सेल के बाहर करना है, ठीक है। ये प्रोसेस एक सिलेक्टिवली तरीके से होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट बैरियर। या सिंपली हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ओके, शाबाश। इससे क्या होता है, ये चीज़ें, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, ओके, कुछ चीज़ें एसेंशियल सब्सटेंसेस सेल के अंदर जाती है, वेस्ट सब्सटेंस सेल से बाहर जाती है, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट सेल के अंदर ही रहते हैं। इससे क्या होता है, इससे सेल के अंदर का जो इंटरनल कांस्टेंट इन्वायरमेंट बराबर रहता है, ठीक है, मेंटेन रहता है, ठीक है, कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव बनना पड़ता है।
सिलेक्टिव बनना पड़ता है, इसलिए इसको सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट बैरियर बोलते हैं या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो ज़्यादातर क्या है, वो सब क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स हैं। ओके, शाबाश। सो ट्रांसपोर्ट जो होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ये 3 टाइप्स का होता है। एक को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या बोलते हैं इसको, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक ट्रांसपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क, BULK, बल्क ट्रांसपोर्ट। So transport across the membrane, it is of 3 types. Transport across the membrane is of 3 types. One is called as passive transport, one is called as active transport, one is called as bulk transport. Okay, so we will discuss these one by one. क्लासिफिकेशन पूरा इसका मैं दिखाऊंगा। जो ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो होता है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, वन इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, and one is called as bulk transport. Passive transport क्या होता है? It is the movement of the substances from the region of high concentration to the region of low concentration without the expenditure of metabolic energy. कोई मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहा है, ओके, कोई मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहा है from the region of high concentration to the region of low concentration, ओके, हाँ, किसी चीज़ की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लेके लो कंसंट्रेशन तक, उस तरह की मूवमेंट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और याद रखना इसमें कोई मेटाबॉलिक एनर्जी की एक्सपेंडिचर नहीं होता, यहाँ पे कोई मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं लगता, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट में होते हैं उनके पास ऑलरेडी एक एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ मोशन जिसको हम बोलते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट्स में या मूविंग मॉलिक्यूल्स या आयंस में एक एनर्जी ऑफ मोशन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज़ दिस काइनेटिक एनर्जी विच ड्राइव्स दिस प्रोसेस, पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। अदरवाइज नो ATP, बाकी कोई भी एनर्जी यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं होता। सो वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में मेटाबॉलिक एनर्जी यूज़ नहीं होता और चीज़ों की मूवमेंट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चीज़ों की मूवमेंट हो जाती है। पहले हम पूरा क्लासिफिकेशन चार्ट बताऊंगा मैं आपको, इसके बाद फिर हम एक एक करके इन 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है, ओके। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इट इज़ फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ओके। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ओके। एक होता है ऑस्मोसिस और एक भी होता है फिल्ट्रेशन बोलेंगे, यहाँ पे हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो सिंपल डिफ्यूजन, osmosis or facilitated diffusion, these are the 3 types of passive transport that take place across the cell membrane, okay। अब ये जो facilitated diffusion है, ठीक है, it is further of many types। मतलब ये facilitated diffusion मतलब क्या होता है, यहाँ पे
प्रोटीन्स यूज़ होते हैं मूवमेंट में, ठीक है। यहाँ तीनों में मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। चाहे आप सिंपल डिफ्यूजन की बात करो, चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की बात करो, हमेशा चीज़ें मूव करेंगी फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। और मूवमेंट तब तक चलती रहेगी जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ख़त्म ना हो, मतलब वो डिफरेंस जो कंसंट्रेशन में डेवलप हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वो जो ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, वो ग्रेडियंट जब तक बैलेंस ना हो, बराबर ना हो, वो डिफरेंस जब तक बराबर ना हो, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता, तब तक वो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस चलता रहता है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब यहाँ पे कोई प्रोटीन यूज़ नहीं होता, ना कोई एनर्जी यूज़ होती, ना कोई प्रोटीन यूज़ होता, ये चीज़ें जो है ना खुद से हो जाती है। ओके, काइनेटिक, जैसे मैंने अभी बताया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन जो मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी देखने को मिलता है, उसी से होता है, बाकी कोई मेटाबॉलिक एनर्जी यूज़ नहीं होता। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक ऐसा पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें जहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है विद द असिस्टेंस ऑफ प्रोटीन्स की मदद से यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, दैट इज़ कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो कौन सा प्रोटीन यूज़ हो रहा है, उस बेसिस पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ प्रोटीन्स को हम कैरियर्स बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन्स बोलेंगे, या परमिएसिस भी बोलते हैं इनको, परमिएसिस, इनको ट्रांसपोर्टर्स भी बोलते हैं। ओके, दूसरा आयन चैनल्स होते हैं कुछ, ये प्रोटीन्स हैं जिनको आयन चैनल्स बोलते हैं, ठीक है, आयन चैनल्स बोलते हैं। और पोरिन्स, ये प्रोटीन्स हैं, और एक्वापोरिन्स, ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। आयन चैनल्स में भी, अच्छा, कैरियर, कौन सा कैरियर यूज़ होता है, ओके, या कौन सा ट्रांसपोर्टर यूज़ होता है, उस बेसिस पे इसके फर्दर टाइप्स हैं। एक यूनिपोर्टर या यूनिपोर्ट बोलेंगे इसको, सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। और आयन चैनल्स में भी अलग अलग प्रकार के चैनल्स, जैसे इसमें आएगा क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, VGC बोलते हैं इनको, VGC, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। और दूसरे होते हैं लिगैंड गेटेड चैनल्स, और एक होते हैं मैकेनो सेंसिटिव चैनल्स होते हैं। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके बाद फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे। देन एट लास्ट बल्क ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफ फर्दर 2 टाइप्स। बल्क ट्रांसपोर्ट में 2 और टाइप्स हो सकते हैं। अगर बल्क ट्रांसपोर्ट मतलब इसमें 2 ट्रांसपोर्ट आते हैं, एक एंडोसाइटोसिस, एक एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब कोई चीज़ सेल के अंदर आ रहा है, एक्सोसाइटोसिस मतलब कोई चीज़ सेल के बाहर जा रहा है। सो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में मतलब एंडोसाइटोसिस कोई चीज़ सेल के अंदर आ रही है, वो भी 2 प्रकार का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है या फ्लूइड वाला पोर्शन आ रहा है। सो उस बेसिस पे इसके 2 टाइप्स हैं, और फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, जहाँ पे सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर लिया जाता है, फैगोसाइटोसिस। और एक होता है पाइनोसाइटोसिस, जहाँ पे कोई फ्लूइड मटेरियल सेल के अंदर लिया जाता है। सो फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस,
This is also called as cell eating and this is also called as cell drinking. Okay. एक्सोसाइटोसिस मतलब कोई चीज़ सेल के बाहर किया जाता है तो एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे. ओके. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू पूरा ट्रांसपोर्ट वाला जो भी हमें इसमें डिस्कस करना है, ठीक है, वो सब एक सिंगल चार्ट में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया. फ्लो चार्ट, दिस इज़ फ्लो चार्ट. ओके. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट, ये 3 मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, चीज़ों की मूवमेंट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी. याद रखना. हाउएवर यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक एनर्जी होता है जिसको हम एनर्जी ऑफ मोशन या काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जो इस प्रोसेस को ड्राइव करता है. समझ गए बात. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उल्टा मूवमेंट होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन. लो से हाई जाना मतलब अपहिल, इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपहिल ट्रांसपोर्ट. और ये वाला ट्रांसपोर्ट जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाउन हिल ट्रांसपोर्ट. ओके. यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, चीज़ें अपहिल जा रही है फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो जाएगा. सो यहाँ पे ATP यूज़ होता है. ATP इज़ यूज्ड, मतलब मेटाबॉलिक एनर्जी का यहाँ पे यूज़ होता है. ओके. और मेटाबॉलिक एनर्जी यूज़ होना बोले तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, हाँ, from the region of low concentration to the region of higher concentration. It is the movement of molecules from the region of low concentration to the region of higher concentration with the expenditure of metabolic energy. This type of movement is called as, this type of transport across the cell membrane is called as active transport. And we have another what is called as bulk transport. Next. We have another type of transport called as bulk transport. Bulk transport is the type of transport in which there is the movement of large quantities of substances. There is the movement of substances in large quantities in a bulk. जब bulk में कोई किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो उसको हम बोलेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट. और इसके 2 टाइप्स, एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस हो सकता है. अगर कोई चीज़ सेल के अंदर ली जा रही है एंडोसाइटोसिस, कोई चीज़ सेल के बाहर करना है तो एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे. एंडोसाइटोसिस फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस. एंड एक्सोसाइटोसिस मतलब कोई चीज़ को बाहर करना है. समझ के बात को? ओके. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? चलो. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्ट ओनली. ओके. ये बड़ा टॉपिक है. ओके. ध्यान से समझने की ज़रूरत है. पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे चीज़ों का मूवमेंट होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन. ओके. ये जो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन यहाँ पे क्रिएट होती है, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इसको क्या बोलते हैं? पहले डेफिनेशन लिखेंगे इसकी. मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस मतलब मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन to the region of lower concentration. Without the expenditure of energy, without the expenditure of metabolic energy, मेटाबॉलिक एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम नहीं होता, मेटाबॉलिक एनर्जी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं होता. ओके. क्योंकि
मॉलिक्यूल्स का ऑलरेडी मूवमेंट चल रहा है तो उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो जाता है। ओके, बाकी यहाँ पे कोई भी एनर्जी, कोई भी मेटाबॉलिक एनर्जी, जब हम मेटाबॉलिक एनर्जी की बात करते हैं मतलब एटीपी यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। सो इसके जो टाइप्स हमने पढ़े, ओके। अच्छा, ये जो डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, ये जो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन यहाँ पे हम बात करते हैं ना, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ओके, ये जो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन डेवलप हो जाती है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, ओके। कंसंट्रेशन का एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है यहाँ पे, ओके। और डिफ्यूजन के लिए तो हाँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो तो ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो ज़रूरी होता है, ओके। कोई चीज़ अगर ऊपर से या मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ आ रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अगर कोई उल्टा जा रहा है फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, उसको हम बोलेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्ड के साथ जब हम डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलेंगे, हाँ, डाउन द कंसंट्रेशन, जब मैं यूज़ करूँगा वर्ड डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। समझ गए बात? इसको हम डाउन हिल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, ओके। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, और वहाँ पे मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हमें अपहिल ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है, चीज़ों को हमें कम से ज़्यादा की तरफ लेके जाना है, ठीक है। जाहिर सी बात, अगर हम पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, एज़ कम्पेयर टू जितना पहाड़ से नीचे आने में जितनी एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। एनर्जी चढ़ने में ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। समझ के बाद, सो व्हाट इज डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम द हाई टू लो कंसंट्रेशन, ओके, या डाउन हिल बोलेंगे, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे इसको, ओके। अब इसके फर्दर टाइप्स हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है, इसमें कोई एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी इसमें यूज़ नहीं होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई टू लो कंसंट्रेशन तक चीज़ें मूव करती है, मतलब फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। समझ में आ गई बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेरी क्लियरली? शाबाश। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या टाइप्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डिफ्यूजन की। टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के कितने टाइप्स हैं? पहला टाइप है इसका, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सिंपल डिफ्यूजन। पहला, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? हाँ, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है, ठीक है। चीज़ें कहाँ से कहाँ मूव करेंगी, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ molecules or ions from high concentration to लो कंसंट्रेशन, ठीक है। एनर्जी तो यूज़ नहीं होगी इसमें, ठीक है, वो तो पता ही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़, प्रोटीन भी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ
विदाउट प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट, कोई भी प्रोटीन यहाँ पे यूज़ नहीं होता, कोई भी प्रोटीन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन ना तो यहाँ पे कोई मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ना यहाँ पे किसी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। वो जो मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं वही इस प्रोसेस को ड्राइव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्राइव्स दिस प्रोसेस, ड्राइव दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को कौन चलाता है, कौन कैरी आउट करता है? मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, अच्छा, ओके, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं ना किसी कमरे में, ओके, एक किसी कोने में आप जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद वो स्मेल, उसका जो स्मेल होता है, स्मेल, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स पूरे कमरे में वो फैल जाते हैं ना, ठीक है। कुछ टाइम के बाद वो कोने में अगर अगरबत्ती जलाएंगे, कुछ टाइम के बाद ये कोने में मुझे उसकी स्मेल महसूस होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे आपने जलाया अगरबत्ती, वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन, हाँ, क्योंकि वो जो धुआं है उसका, मतलब वो जो स्मेल है उसका, वो उस वहाँ पे उस एरिया में जहाँ पे अगरबत्ती जहाँ पे आपने जलाई, वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब कुछ देर के बाद वो मॉलिक्यूल्स पूरे इस कमरे में फैल जाएंगे, और जहाँ पे भी आप रहेंगे किसी भी कोने में, तो आपको कुछ टाइम के बाद स्मेल महसूस होगी। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको? डिफ्यूजन। सो चीज़ें यहाँ पे कहाँ से कहाँ मूव हुई? फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ओके, क्या यहाँ पे कोई मेटाबॉलिक एनर्जी यूज़ हुआ? नहीं। क्या यहाँ पे कोई प्रोटीन यूज़ हुआ? नहीं। फिर क्या यूज़ हुआ? मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, वही काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके ये पूरे कमरे में फैला है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन। ओके, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, कुछ चीज़ों की कंसंट्रेशन मैं यहाँ पे ज़्यादा दिखाऊंगा, ओके, और कुछ चीज़ों की कंसंट्रेशन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। ये सेल के अंदर का माहौल हो गया, ये सेल के बाहर का माहौल हो गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है इन सब्सटेंसेस का, लो कंसंट्रेशन। तो डेवलप हो गया ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? मूवमेंट स्टार्ट होगी फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब यहाँ से यहाँ चीज़ें मूव करना स्टार्ट करेंगी। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल बात भी है, सिंपल डिफ्यूजन भी है। समझ गए बात? ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन। ओके, अब चलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे। दूसरा जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, चलो देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दूसरा क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो ये भी एक प्रकार का डिफ्यूजन है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्या? पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब यहाँ पे चीज़ें फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन जाएंगी और कहाँ की ओर जाएंगी? रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन में जाएंगी। ओके, तो कोई मेटाबॉलिक एनर्जी, कोई चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन कोई चीज़ इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है इस चीज़ को होने में। वो क्या है? वो है प्रोटीन्स। ओके, सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द असिस्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। व्हेन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस from the region of high concentration to the region of low concentration with the assistance of transport proteins, with the assistance of proteins, that type of diffusion, that type of transport is called as facilitated diffusion. Okay, that's called as facilitated diffusion. Okay, so this is what is called as type of passive transport, जहाँ पे movement होता है, movement of molecules or ions from the region of high concentration to low concentration,
हाई कंसंट्रेशन से लेके लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं विद द असिस्टेंस ऑफ, विद द हेल्प या असिस्टेंस, विद द असिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। With the assistance of transport proteins. This is called as facilitated diffusion. This is called as facilitated diffusion. This facilitated diffusion जो होता है इसके फर्दर टाइप्स हैं, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो रहता है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसमें ज़्यादातर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वाटर सॉल्युबल। यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ, it involves the transport of water soluble substances, मतलब molecules, ओके जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट यहाँ पे किया जाता है। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज फर्दर ऑफ मैनी टाइप्स। वन इम्पोर्टेंट टाइप, हाँ, दैट इज़, मतलब ये टाइप बेसिकली प्रोटीन का टाइप है जिसकी वजह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है। कौन सा प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है? ठीक है, परमिएसिस उनको हम बोलते हैं, परमिएसिस, या इनको हम कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं, कैरियर्स, या हम इनको ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स बोलते हैं। ओके, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, इम्पॉर्टेंट। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। कहाँ पे? मेम्ब्रेन के ऊपर। ये अगर मैं यहाँ पे मेम्ब्रेन दिखा रहा हूँ, ओके, ये सेल मेम्ब्रेन, ओके, दिस इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, CM, सेल मेम्ब्रेन, ओके। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जगह जगह पे, ओके। जगह जगह पे मैं कुछ प्रोटीन्स दिखाऊंगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ओके। कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, ओके। कुछ प्रोटीन्स मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखो, ये एक प्रोटीन है यहाँ पे, ओके। इस प्रोटीन ने क्या किया? ये बाइंड हुआ, इसके पास एक बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है? ओके, बाइंडिंग साइट होती है। ये सेल के अंदर का रीजन है जिसको साइटोसोल बोलेंगे, और ये बाहर का रीजन इसको बोल देंगे ECF। ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर का इन्वायरमेंट, ओके। अब ये जो दिख रहा है आपको ये, ओके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए कैरियर प्रोटीन और ट्रांसपोर्टर। इसके पास दिस इज ए ट्रांसपोर्टर, दिस ए प्रोटीन, ओके, दिस ए प्रोटीन। इस प्रोटीन के पास एक साइट है, दिस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग साइट, ओके, बाइंडिंग साइट। ये किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, ओके। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है। जब ग्लूकोज की एंट्री करनी होती है ना हमारे RBCs के अंदर, हाँ, जैसे जब ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करना होता है तो इसी प्रोसेस से होता है। ध्यान से समझना है इस बात को। यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन है? फॉर एग्जांपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इधर, ओके। ये ग्लूकोज इज सबस्ट्रेट, इसको सेल के अंदर लेके जाना है तो प्रोटीन इसके साथ बाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिस इज़ ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस इज़ ग्लूकोज, ओके, ये ग्लूकोज है। यहाँ पे मैं स्टेप्स में दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रोसेस होता है। दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दूसरा प्रोटीन अगर मैं इस पोजीशन पे दिखा दूँ जहाँ पे ये ग्लूकोज इस बाइंडिंग साइट के साथ जुड़ जाएगा। ये देखो, ये ग्लूकोज यहाँ पे आके जुड़ गया इसके साथ, ओके। जब ये इसके साथ जुड़ गया, ओके, यहाँ पे मैं बताऊँगा कि यहाँ पे ग्लूकोज बाइंड हो चुका है, बाउंड ग्लूकोज, ओके। इसके बाद क्या होता है? इस ग्लूकोज को जब सेल के अंदर कैसे लिया जाता है उसको देखो। अगले स्टेप में दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे ये ग्लूकोज जो है, इसके जुड़ने से इस प्रोटीन में कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाती है, इसके स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलती है। इसके स्ट्रक्चर में ही कुछ बदलाव आता है जिसको हम कन्फॉर्मेशनल चेंज बोलेंगे। उस कन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये कन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से एक चैनल यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। इस चैनल के द्वारा क्या किया जाता है? इस ग्लूकोज को यहाँ पहुँचाया जाता है। देखो,
आ गया ग्लूकोज इधर। एक चैनल को यहाँ पे क्रिएट किया गया था जिस चैनल के द्वारा ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हुआ और उसको यहाँ पे पहुँचाया गया, साइटोसोल के अंदर आ गया ग्लूकोज। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ग्लूकोज इन द साइटोसोल, साइटोसोल। बाद में क्या होता है, बाद में फिर से ये अपनी ओरिजिनल शेप को वापस से ओरिजिनल शेप में लाता है, ओके, ये वाली शेप में। इस तरह से ग्लूकोज इस सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So this schematic representation that I have shown to you, okay, this transport is with respect to the movement of glucose molecules into the RBCs, okay, RBCs के अंदर किस तरह से चीज़ों की मूवमेंट होती है, ग्लूकोज किस तरह से मूव होता है बाहर से अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन के द्वारा विद द असिस्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का यूज़, कौन से प्रोटीन्स का यूज़ किया गया, इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं परमिएसिस। क्या बोलते हैं इनको? परमिएसिस। अब यहाँ पे परमिएसिस जो है, ठीक है, ये दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। कितने? दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं यूनिपोर्टर, एक को हम बोलते हैं को ट्रांसपोर्टर। ध्यान से समझना इस बात को, यूनिपोर्टर क्या होता है और को ट्रांसपोर्टर क्या होता है। यूनिपोर्टर का मतलब होता है जब एक ही मॉलिक्यूल या सब्सटेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हाँ, एक ही डायरेक्शन में और एक ही टाइम पे। क्या? एक टाइम में एक ही मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक ही मॉलिक्यूल था ना ये, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हुआ, ये डायरेक्शन में, या इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना, एक ही डायरेक्शन, फ्रॉम बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है ना, और एट वन टाइम ये प्रोसेस हो जाता है। तो इस प्रोटीन को हम यहाँ पे बोलेंगे यूनिपोर्टर। क्या बोलेंगे इसको? यूनिपोर्टर। दूसरा होता है को ट्रांसपोर्टर। को ट्रांसपोर्टर ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो दो सब्सटेंसेस की मूवमेंट कराता है। कितने? दो सब्सटेंसेस की मूवमेंट कराता है, ठीक है, एक साथ में दो सब्सटेंसेस यहाँ पे मूव करते हैं। इस ऐसे प्रोटीन्स को को ट्रांसपोर्टर्स बोलेंगे। अब ये को ट्रांसपोर्टर जो है डायरेक्शन के बेसिस पे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल्स, तो सिम्पोर्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिम्पोर्ट या सिम्पोर्टर, सिम्पोर्ट। अगर दो मॉलिक्यूल्स एक साथ तो जा रहे हैं लेकिन दो अलग अलग डायरेक्शंस में, तो उसको बोलेंगे एंटीपोर्ट। क्या बोलेंगे उसको? एंटीपोर्ट या एंटीपोर्टर। समझ गए बात? सो प्रोटीन, कौन से प्रोटीन डायरेक्शन के बेसिस पे, हाँ, को ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम पास किए जाते हैं डायरेक्शन के बेसिस पे। इसके दो टाइप्स हैं। सिम्पोर्ट अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों सब्सटेंसेस पास किए जाते हैं, और एंटीपोर्ट जब दो अलग अलग डायरेक्शंस में दो मॉलिक्यूल्स पास किए जाएंगे। एक ही मॉलिक्यूल अगर एक ही डायरेक्शन में पास होता है तो उसको बोलेंगे क्या? यूनिपोर्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ वेरी इजी एंड दिस इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाएगा, ये वाला एग्जाम्पल, ये जो इसका दूसरा नाम और एक नाम है, इसको ग्लूकोज GLUT1 के नाम से जानते हैं। GLUT1, इसको GLUT1 बोलते हैं। GLUT1 इज़ ए यूनिपोर्टर। एग्जाम्पल मैंने बताया इसका यूनिपोर्टर होता है। इसी तरह सिम्पोर्ट की भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इसमें सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इसमें एग्जाम्पल आएगा। और एंटीपोर्ट में क्या आएगा? बैंड 3 प्रोटीन बोलते हैं इसको, या क्लोराइड बाइकार्बोनेट शिफ्ट बोलते हैं, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, HCO3- नेगेटिव, ओके। ये वाला प्रोटीन, ये भी हमारे आरबीसीज में है। जब आपने अगर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं, तो हाँ, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेनन जिसको हम बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। हैमबर्गर्स फिनोमेनन में आप ये क्लोराइड शिफ्ट, एक बाइकार्बोनेट बाहर आने से क्लोराइड अंदर चला जाता है आरबीसी के अंदर।
तो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट होते हैं और एक ही सेम टाइम पे होते हैं, इसीलिए ये प्रोटीन जो ये मूवमेंट करवाता है उसको बोलते हैं एंटीपोड। क्या बोलते हैं उसको? एंटीपोड। आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, सो परमेसिस आपने समझा होगा। अब दूसरा जो है दैट इज़ कॉल्ड एज आयन चैनल्स। दूसरा आयन चैनल्स, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हम बात कर रहे हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पहला जो है परमियासिस वाला और दूसरा हम डिस्कस करेंगे आयन चैनल्स होते हैं। आयन चैनल्स मतलब आयन चैनल्स कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किसी सबस्ट्रेट के साथ नहीं जुड़ते हैं, जैसे परमियासिस जुड़ते थे, ठीक है। अभी हमने देखा परमियास किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाता है और ट्रांसपोर्ट करवाता है उसकी। यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट के साथ ये जुड़ते नहीं हैं, बल्कि इनके पास इनके पास क्या होता है, दे हैव हाइड्रोफिलिक पोर्स। इनके पास क्या होता है? हाइड्रोफिलिक पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ये क्या कराते हैं? ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ओके, अच्छा, तो ये जो मेजॉरिटी जो आयन चैनल्स होते हैं ना, इनके पास गेट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ से वो क्या हो जाता है? ओपन या क्लोज हो जाते हैं। कौन से चीज़ पे वो ओपन या क्लोज हो जाते हैं उसके बेसिस पे इसके टाइप्स हैं। जैसे एक होता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स, अभी जो मैं बता रहा था VGC, जिसको हम बोलते हैं VGC मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं ये किसी वोल्टेज के बेसिस पे ओपन या क्लोज हो जाते हैं, वोल्टेज की मदद से। ओके, किसी पर्टिकुलर वोल्टेज या मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि आपको पता है कि हर एक मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज्ड होता है। क्या होता है? न्यूरॉन्स में आपने पढ़ा होगा, न्यूरॉन्स पोलराइज्ड होते हैं, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होती है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होती है। उसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग फेज के टाइम पे -70 मिलीवोल्ट का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। कितना? रेस्टिंग स्टेज पे। ओके, और पर्टिकुलर वोल्टेज पे जब कोई पर्टिकुलर वोल्टेज अटेन होता है, उस पर्टिकुलर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस पे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर के जो गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो वो प्रोटीन्स जो किसी वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वोल्टेज की वजह से ओपन या क्लोज हो जाएंगे, उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। क्या बोलेंगे? चैनल्स। दे ओपन और क्लोज, दे आर द प्रोटीन्स, ठीक है, दे आर प्रोटीन्स, दे आर द टाइप ऑफ आयन चैनल्स, ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक पोर्स जो रखते हैं, और वो ओपन या क्लोज होंगे सिर्फ और सिर्फ कब? जब किसी पर्टिकुलर ओपन और क्लोज ड्यू टू या एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज। ये किसी पर्टिकुलर वोल्टेज या मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या होता है? ओपन या क्लोज हो जाता है। ओके, किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे ओपन या क्लोज हो जाता है, ठीक है। जैसे सोडियम पोटेशियम आयन चैनल होता है। दूसरा दैट्स कॉल्ड एज लिगेंड, LGC, लिगेंड गेटेड चैनल्स। ये भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ओके, ये क्या करते हैं? कोई पर्टिकुलर लिगेंड जुड़ने पे ये ओपन या क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। They open or close in response to any specific मॉलिक्यूल। कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल अगर इस प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, उसकी वजह से ओपन या क्लोज हो जाता है। और ऐसे चैनल्स, ऐसे प्रोटीन्स को हम बोलेंगे लिगेंड गेटेड चैनल्स या लिगेंड गेटेड प्रोटीन्स बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा मॉलिक्यूल? एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन अगर जुड़ जाता है, इसकी वजह से ओपन या क्लोज अगर हो जाते हैं तो।
नंबर थर्ड क्या होता है, उनको बोलते हैं मैकेनो सेंसिटिव। मैकेनो जो किसी मैकेनिकल चीज़ की वजह से ओपन या क्लोज हो जाता है। ओके, जैसे साउंड वेव्स की वजह से, किसी भी मैकेनिकल फोर्स, कोई भी मैकेनिकल फोर्स की वजह से ये प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं, ओपन या क्लोज हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसे प्रोटीन्स को मैकेनो सेंसिटिव बोलते हैं। समझ की बात। लीगेंड गेटेड चैनल्स क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर लीगेंड की वजह से खुलते हैं या बंद हो जाते हैं। VGC मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल्स, जो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज या किसी मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो ओपन या क्लोज हो जाते हैं। ओके, इनको हम बोलते हैं आयन चैनल्स। तो आयन चैनल्स बेसिकली सिर्फ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके, आयन चैनल्स हो गया। इसके बाद पोरिन्स बेसिकली पोरिन्स है। पोरिन्स एक प्रकार के प्रोटीन्स हैं। क्या है, पोरिन्स। ओके, पोरिन्स और एक्वापोरिन्स ठीक है। और ये भी सिलेक्टेड हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट, सारे नहीं बल्कि सिलेक्टेड हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ओनली सिलेक्टेड हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट्स यहाँ से क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है। और जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है, 600 डाल्टन्स के आसपास होता है। 600 डाल्टन्स के आसपास जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, अप टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 600 डाल्टन्स, अप टू या अबाउट 600 डाल्टन्स होता है, वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स क्या बोलते हैं, इनको वाटर पोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, वाटर पोर्स। ठीक है, ये स्पेसिफिक वाटर के लिए होते हैं, वाटर स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं। ये होते हैं वाटर स्पेसिफिक होते हैं। सबसे पहला एक्वापोरिन रिपोर्ट किया था किसने, पीटर एग्री ने। किसने, फर्स्ट एक्वापोरिन जो है किसने बताया था, पीटर एग्री ने। कब, 1992 में। पीटर एग्री ने 1992 में किया था, डिस्कवर किया था। एक्वापोरिन्स वाटर स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं। ओके, इनको वाटर पोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चार्ज्ड स्पीशीज़ के लिए कम्प्लीटली इम्परमेबल होते हैं। क्या होता है, इम्परमेबल, कम्प्लीटली इम्परमेबल फॉर चार्ज्ड स्पीशीज़ के लिए क्या होता है, कम्प्लीटली इम्परमेबल होते हैं। समझ के बाद। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या देखा, हमने देखा पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा सिंपल डिफ्यूजन। क्या देखा हमने, सिंपल डिफ्यूजन देखा। फिर हमने उसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा। क्या पढ़ा, ओके, थोड़ा सा मैं आपको ये याद दिलाऊंगा हमने इसमें क्या पढ़ा। ओके, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव, एक्टिव, बल्क ट्रांसपोर्ट। पैसिव के टाइप्स हमने पढ़े। ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हमने पढ़े। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने सिंपल डिफ्यूजन निपटाया सबसे पहले, सिंपल डिफ्यूजन वाला हमने सबसे पहले निपटाया, ये वाला। ओके, इसके बाद हमने देखा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, इसमें मैंने वो अगरबत्ती की एग्जांपल मैंने आपको बताई। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब जो डिफ्यूजन किसी प्रोटीन के असिस्टेंस में होता है, कौन से प्रोटीन की वजह से यहाँ पे मूवमेंट होता है या डिफ्यूजन होता है, उस बेसिस पे इसके टाइप्स हैं। एक कैरियर प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक आयन चैनल्स होते हैं, एक पोरिन्स होते हैं, एक एक्वापोरिन्स होता है। हमने देखा एक्वापोरिन्स को वाटर पोर्स ये स्पेसिफिक होते हैं वाटर के लिए। ठीक है, पोरिन्स ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो
कुछ हाइड्रोफिलिक फ्लूइड्स को क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 600 डाल्टन्स तक या उसके आसपास होता है। आयन चैनल्स हमने देखे, आयन चैनल्स VGC हो सकते हैं, पर्टिकुलर वोल्टेज पे ओपन या क्लोज होते हैं। लीगेंड गेटेड चैनल्स जो किसी पर्टिकुलर लीगेंड के साथ बाइंड होने से, जैसे एसिटाइल कोलिन। मैकेनो सेंसिटिव, कोई मैकेनिकल कोई फोर्स की वजह से ओपन या क्लोज हो जाता है। ओके, सो कैरियर्स हमने देखा, कैरियर्स जो है कुछ ऐसे प्रोटीन्स इसमें है जो यूनिपोर्ट हो सकते हैं या सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट हो सकते हैं। सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में दो मॉलिक्यूल्स एक साथ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन इसमें सेम डायरेक्शन में, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में। यूनिपोर्ट मतलब एक ही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। समझ गए बात? ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने पूरा कंप्लीट किया। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट में और एक ट्रांसपोर्ट भी आता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ये स्पेसिफिक, ये प्रोसेस वाटर की मूवमेंट के लिए होता है। ये भी एक स्पेशल प्रकार का डिफ्यूजन ही है ऑस्मोसिस, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली हम बात करते हैं किसका? वाटर का। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ ऑस्मोसिस जो है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ water molecules from the region of high concentration to the region of low concentration through a semi permeable membrane। और ये मूवमेंट जो है ये कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों साइड में जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता, तब तक डिफ्यूजन चलता रहेगा, मूवमेंट चलता रहेगा वाटर का। उसी मूवमेंट ऑफ वाटर को हम बोलेंगे क्या? ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे उसको? ऑस्मोसिस बोलेंगे। समझ के बाद तो पूरा पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये वाला पार्ट पूरा डिस्कस हो गया। अब इसका एक छोटा पार्ट रह गया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसकी बात करेंगे। फिर बल्क ट्रांसपोर्ट भी पढ़ना है, इसकी भी बात करेंगे। इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, सो मुझे लगता है दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। ओके, अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ो, आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को समझो। ओके, और आज के लिए इतना ही। इट्स एनफ फॉर टुडे, टिल टुमारो, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।